पता है बार्सिलोना एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है जहां पर झाड़ फूक करवा लेना चाहिए उनको। मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पर उनको एक बार थोरो रिसर्च करवानी चाहिए कि क्या कभी पोग्बा भाई साहब यहाँ पर आए थे उनके कैंपस में या फिर नहीं। जब भी हर एक टाइम पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, जब भी कभी ऐसा मोमेंट आता है जहां पर बार्सिलोना के फैंस, न्यूट्रल फैंस, राइवल फैंस ये सोचने लगते हैं कि हाँ यार इस टीम से फटना लाजमी है, ये टीम कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन पे जा रही है, ये टीम एक्सपेक्टेशन को एक्सीड भी कर रही है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए। डैनी ओल्मो का इससे खूबसूरत डेब्यू नहीं हो सकता। मतलब उस डेब्यू में एक हड़बड़ाहट थी, उस डेब्यू में एक इंट्रीग, एक एक्साइटमेंट है, उस डेब्यू में एक जोश था, उस डेब्यू में एक पॉइंट प्रूफ करने का जज्बा था, जुनून था, कॉन्डम था, सब था भाई उस डेब्यू में। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर इससे खूबसूरत स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। अगर कुछ चीज़ बुरी हुई तो ऑफकोर्स जैसा हंसी फ्लिक ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि माइक जो बर्नाल है उसकी जो इंजरी है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मूड है, जो इंजॉयमेंट है, जो एक्साइटमेंट है उसको बिठा दिया, और लाजमी भी है। नहीं तो एक्साइटमेंट तो बहुत तगड़े लेवल पे होनी चाहिए थी। यहाँ पर 3 गेमों में 3 विक्ट्री, लमीन यमाल 3 असिस्ट कर चुका है, 1 गोल मार चुका है, लेवेंडोव्स्की चौथा गोल मारने वाला था लेकिन उसके बावजूद 3 गोल अभी भी है। डैनी ओल्मो ने परफेक्ट यहाँ पर अपना डेब्यू करा। उसके साथ ही बार्सिलोना 3 मैचेस में जहाँ पर तीनों जीते हैं, 2 बार कमबैक किया है। हंसी फ्लिक चाहे कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो ऑफ द पिच, चाहे फाइनेंशियल बात करें, चाहे अनसर्टेनिटी की बात करें, चाहे लेपोर्टा उसको कभी भी धप्पा स्पाइस कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली ऑन पिच बार्सिलोना दिख रही है प्रिपेयर्ड, ऑन पिच बार्सिलोना लग रही है प्रिपेयर्ड, लग रहा है कि यहाँ पर उनके पास एक पॉइंट प्रूफ करने का एक जुनून है, एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, और हंसी फ्लिक यहाँ पर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। लेकिन कल के मैच की बात करते हैं, देखो रायो वायोकानो की बात करें तो अब ऑफ कोर्स क्योंकि पहले ही कुछ हफ्तों में हमको यहाँ पर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गेम देखने को मिल गया और अब बार्सिलोना के अगेंस्ट, तो रायो वायोकानो पे मेरी जो थोड़ा सा ओपिनियन है वो थोड़ा क्लैरिटी के साथ आएगा। टीम बहुत कुछ बढ़िया कर सकती है। अभी ऑफ कोर्स हामिस रोड्रिगेज उन्होंने साइन किया है और अब वो यहाँ पर मेम्फिस डिपाई के पीछे जा रहे हैं, लेकिन आज दोनों ही नहीं थे। बार्सिलोना के अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने पहले 30 मिनट में जो गेम खेला है, आई थिंक पहले 30 मिनट में ना ही बार्सिलोना की तरह खेल रही थी और ना ही रायो वायोकानो की तरह खेल रही थी। भाई जिस तरीके से वो खेल रहे थे, मतलब बार्सिलोना को सांस लेने नहीं दे रहे थे। 30 मिनट के बाद बार्सिलोना उनको सांस लेने नहीं दिया। आई थिंक यहाँ पर हंसी फ्लिक का जो ड्रिंक्स ब्रेक था उसमें जो भी उन्होंने फ्लिक ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उससे पहले बार्सिलोना खराब ही खेल रही थी, क्योंकि असल में गेम बार्सिलोना चला ही नहीं रही थी, चला पा भी नहीं रही थी। रायो वायोकानो जिस तरीके से यहाँ पर काउंटर अटैक कर रहे थे, पोजीशन में कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और वो जो पूरा मोमेंटम था, जो पूरा इन्वायरमेंट था, वो बार्सिलोना के समझ में नहीं आ रहा था। बार्सिलोना ना ही इन पोजीशन यहाँ पर गेम को कमांड कर पा रही थी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर काउंटर को रोकने में भी बार्सिलोना बहुत हद तक यहाँ पर फेल हुई। लेकिन 30 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर गेम पूरा पलट गया, और वो गेम ऐसा पलटा कि रायो वायोकानो एक्चुअली में उस गेम को कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। चाहे यहाँ पर इक्वलाइजर गोल की बात करें, चाहे यहाँ पर जब बार्सिलोना ने विनर मारा, रायो वायोकानो के पास कोई जवाब नहीं था, और मोर सो जब डैनी ओल्मो आ गया तब तो पक्का ही कोई वो था ही नहीं। देखो सबसे पहले जो आई थिंक मेरे को एक चीज़ हाईलाइट करनी है वो है मार्क-आंद्रे ter Stegen। देखो ter Stegen इतना डिजास्टर नहीं है जितना लोग कहते हैं, लेकिन हाँ डिजास्टर से कुछ चंद दूरी पर ही है वो। मतलब जो गोल उसने खाया, ऑफ कोर्स आप उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स एंड्रिक ने भी उसी एंगल से गोल मारा था, तो गोलकीपर नियर पोस्ट बीट हो सकते हैं। लेकिन मार्क-आंद्रे ter Stegen को मैं एक्चुअली यहाँ पर इसलिए थोड़ी चूतिया कहता हूँ, वो उसकी कम्युनिकेशन भी मेरे को सेट नहीं लगती। अगर आप पहले 30 मिनट की बात करोगे तो बहुत इंस्टेंस पे आपको ऐसा दिखेगा कि बार्सिलोना बैकलाइन जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही, ter Stegen कमांड ही नहीं रख पा रहा। अगर आप कोर्तोआ को देखोगे, अगर आप एलिसन को देखोगे, एडरसन को देखोगे, दे ऑलवेज हैव कमांड। वो बैकलाइन को पूरी तरीके से कमांड में रखते हैं हमेशा। यहाँ पर उनको पता होता है, क्लैरिटी होती है कि बॉल आते ही ये करना है, या फिर इस तरीके से उस चीज़ को एवेल्युएट करना। ter Stegen का हिसाब है कि पहले छाती पे बॉल लग जाए, पहले एक बार टची हो जाए, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। और उससे होता ये है कि बार्सिलोना की बैकलाइन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बार्सिलोना का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अटैक है वो डिस्टर्ब होता है, डिफेंस है तो वो हिल जाता है, और पूरा गेम का जो स्टेट ऑफ प्ले है वो ऑपोजिशन के हाफ में थोड़ा सा चला जाता है। आई थिंक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप बर्नाल की बात करोगे, भाई इससे बुरा और क्या हो सकता है। मतलब यार
वो एक्सपेक्टेशन को एक्सीड नहीं कर रहा था, वो अपनी सीलिंग बना रहा था भाई। मतलब ऐसा लग रहा था कि बर्नाल वो हर चीज़ कर सकता है जो कि बार्सिलोना ढूंढ रही थी। स्टेबिलिटी, एक्सप्लोसिवनेस, कुछ चीज़ें थी जहाँ पर इंप्रूवमेंट आ रही थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चीज़ों में तो वो 10 आउट ऑफ 10 ही था। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना जहाँ मोमेंट कंप्लीट होती हुई दिखी थी वहीं पर ही ACL हो गया। पूरा सीजन यहाँ पर दांव पे लग चुका है। बार्सिलोना बिखरती हुई दिख रही है, दिख सकती है, हो भी जाएगी, बिखर भी जाएगी, क्योंकि पॉइंट ये है कि बार्सिलोना कुछ कर नहीं सकती। अब बार्सिलोना के पास जितना भी स्पेस था वो तो डैनी ओल्मो के चक्कर में यूज़ हो गया। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना अब इसका रिप्लेसमेंट लेके नहीं आएगी। यहाँ पर काफ़ी लोग बता रहे हैं कि या तो पाओ आएगा या फिर डेफिनेटली फर्मिन लोपेस को मौका दिया जाएगा, लेकिन यहीं पर ही इन हाउस ही आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना ये चीज़ कर देगी। लेकिन इसी के साथ लमीन यमाल की बात करो, बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसी के साथ आप यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की बात करो। देखो, अगर आई थिंक लेवेंडोव्स्की ऐसी गोल मारता रहा तो एक टाइम के बाद मेरे को भी अपना नैरेटिव छोड़ देना चाहिए कि लेवेंडोव्स्की यहाँ पर गेम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब वो कर पा रहा है। और आई थिंक अगर आने वाले टाइम में वो ऐसी 10 गोल मार गया पहले 8-9 गेम में, तो कनेक्टिविटी की माँ की आँख वो किसी को चाहिए भी नहीं। आई थिंक फिर लेवेंडोव्स्की उस एरिया में, उस क्राइटेरिया में आ जाएगा जिस क्राइटेरिया पे लोग हालैंड को एवेल्युएट करते हैं, कि जहाँ पर आपका टच और आपका गेम और आपका इन्वॉल्वमेंट मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है आपके गोल्स। और लेवेंडोव्स्की हंसी फ्लिक के अंडर मेरे को लगता है उसी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर डैनी ओल्मो की बात करें, बेहतरीन डेब्यू, मतलब द वे ही कनेक्ट्स, द वे ही रन्स, और वो लमीन यमाल के साथ जो उसका केमिस्ट्री है वो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में और बेहतरीन होगी। तो गेम तो बेहतरीन ही था, मतलब इसमें कुछ कोई दोहराई नहीं है कि हंसी फ्लिक जो बना रहा है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। प्रेसिंग में अभी भी कमी है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल। ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि बार्सिलोना को ट्रॉफी दिलवा ही देगा, आज नहीं तो कल। ये प्रोसेस और ये स्ट्रक्चर और ये सिस्टम ऐसा है जो कि आज नहीं तो कल मजे दिलवा ही देगा, और अभी भी मजे दिलवा रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, गेम ओरिएंटेड भी है। अगर कहीं कमी है तो वो सिस्टम में नहीं है, वो प्रोफाइल्स में है। और यही रीजन है कि बार्सिलोना अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिख सकती है, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोफाइल। डेप्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं है और स्क्वाड अभी भी इम्बैलेंस होता हुआ दिख सकता है। बट इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने कल एक बहुत बेहतरीन फ्री किक मारी और अल नसर ने यहाँ पर बहुत आराम से गेम जीत लिया। ऑफकोर्स ठीक है, तो वो पेल देंगे सबको सिवाय अल हिलाल के। अब तो ये भी नौबत आ जाएगी कि अल इत्तेहाद भी, माने टू अल इत्तेहाद यहाँ पर फ्लॉप हो चुका है पैसों के चक्कर में। और यहाँ पर लुइस कैस्ट्रो अभी भी मैनेजर हैं अल नसर के, सैक नहीं हुए हैं। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि रोनाल्डो का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो फ्री किक मारी बेहतरीन। भाई ये ऐसी फ्री किक क्यों नहीं मारता, इसको पावर नकल बॉल वो कौन किसने बता। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर ऐसे फ्री किक लेने लगे तो उसके नंबर्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे, क्योंकि गिवन द फैक्ट रोनाल्डो फ्री किक अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन 100 में से 21 बार ही होता है जब यहाँ पर रोनाल्डो ऐसे फ्री किक अटेम्प्ट करता है और फिर वो मार भी देता है गोल। मेरे को समझ में नहीं आता कि रोनाल्डो इस चीज़ को क्यों नहीं थोड़ा और फर्दर डिस्टेंस से भी अगर फ्री किक लेगा तो इसको अटेम्प्ट भी क्यों नहीं करता। इसी के साथ यहाँ पर जो ऑफकोर्स रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो सुर्खियों में आया है वो ये है कि भाई रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि वो अभी तो रिटायर नहीं होगा। एटलीस्ट वो यहाँ पर अगर रिटायर होगा तो वो अल नसर के प्लेयर के तौर पर ही होगा, यानी कि आप ये मान के चलो कि वो यूरोप में वापस कभी नहीं आएगा। और अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। इसी पे मैं बात करके बोलता हूँ अंडरस्टैंडेबल है। 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, सऊदी उसका अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी और रोनाल्डो चाहेगा भी। भाई रोनाल्डो संत थोड़ी है, रोनाल्डो भी तो सेल्फिश है भाई। उसको 200 मिलियन एट द एज ऑफ 41, ठीक है, एट द एज ऑफ 41 अगर उसको 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसको ऑफिशियल मैचेस मिल रहे हैं, उसको एशियन चैंपियंस लीग में आने का मौका मिल रहा है, उसको ये सब करने को मिल रहा है, उसको एक ब्रांड एम्बेसडर रोल मिल रहा है, उसको गोल्स मारने का मौका मिल रहा है, उसको रेलेवेंट और उसको एट द टॉप बनने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं करेगा भाई वो ये चीज़। और ऊपर से ये सब मैं बता रहा हूँ, ऊपर से 200 मिलियन। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर रोनाल्डो ने कहा कि वो इंटरनेशनल मैचेस तो अभी खेलेंगे। 5 सितंबर को क्रोएशिया और पोलैंड के अगेंस्ट यहाँ पर मैच है और मेरे को लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से रोनाल्डो इस चीज़ की तरफ हिंट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप 2026 तक अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि मैं रिटायर के बारे में किसी को बताऊंगा ही नहीं, मेरा इंटरनेशनल रिटायरमेंट बड़ा स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा हुआ होगा। और आई थिंक यहाँ पर अब से लेके 2026 तक
सिर्फ वर्ल्ड कप के बीच में ऐसा कोई भी एंगल नहीं है, ऐसा कोई भी इतना बड़ा कोई मैच नहीं है, कोई इवैल्यूएशन पॉइंट नहीं है जहां पर रोनाल्डो को घेरा जाएगा या फिर रोनाल्डो को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई यार तुम एक बात बताओ, अगर नेशंस लीग में पोर्चुगल कुछ उखाड़े बिना तो कोई पूछ रहा है क्या, है ना, नहीं पूछेगा। एंड आई थिंक यहाँ पर इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा नहीं शायद से जहाँ पर वो वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आई थिंक पूरी तरीके से वर्ल्ड कप 2026 को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ है वो ये है कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ पोर्चुगल एक सेट ऑफ लूजिंग स्ट्रिक पे चल दे कि हारते ही जा रहे हैं, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल्टीमेटली इस डिसीजन पे आ सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि रोनाल्डो के साथ पोर्चुगल अच्छा खेलती है, नॉकआउट स्टेज में वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं, रोनाल्डो भी हो जाता है, पोर्चुगल भी हो जाता है, मार्टिनेज भी हो जाता है, तो उसका तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इट वुड बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से एक बार 2026 में वर्ल्ड कप में लीड करने वाले हैं। डू लेट मी नो आप कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात आती है अब सैंचो और स्टर्लिंग की, और अगर ये हो रहा है और अगर ये हो ही रहा है और इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालना ही है, तो मैं चेल्सी वाले में तो नहीं निकाल पाऊंगा कि उनको मैं आई थिंक एक निकाल पाऊंगा कि सैंचो 24 साल का है, स्टर्लिंग 29 साल का है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के तौर पे मैं ये समझ सकता हूँ कि स्टर्लिंग टैक्टिकली अडेप्टिव है और स्टर्लिंग एक ऐसा प्लेयर है जो कि डालता है गेम में, स्किन इन द गेम रखता है, थोड़ा सा अपने आप को इन्फोर्स करता है, एक पॉइंट प्रूव करने के जुनून में भी रहता है और टैक्टिकली भी थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। सैंचो का तो सबको पता है कि एक तो सैंचो टैनाक में बनती नहीं है, तो सैंचो को यूज़ करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप 300-400 के की वेजेस उसको खामखा बैठने की दे रहे हो। इससे बढ़िया तो एक ऐसे प्लेयर को लिया हो चाहे जो, और स्टर्लिंग 29 स्टर्लिंग कौन से 7-8 साल के लिए आ रहा है, आ तो 1-2 साल के लिए रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में यहाँ पर स्टर्लिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि राशवर्ड को भी आपको कंपटीशन तो देना पड़ेगा। एंड आई नो यहाँ पर गार्नाचो राशवर्ड के साथ ही कंपीट कर रहा है, बट गार्नाचो बड़ा फ्लेक्सिबल है, वो राइट पे भी खेल लेगा, लेफ्ट पे भी खेल लेगा। लेकिन मार्कस राशवर्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि मार्कस राशवर्ड को कंपीट करवाना पड़ेगा और स्टर्लिंग ये चीज़ कर सकता है। स्टर्लिंग मार्कस राशवर्ड को बिठा देगा भाई, क्योंकि स्टर्लिंग जो टेनहैग चाहता है वो कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक बेनिफिट तो है, इतना बड़ा नहीं है, बट अगर ये हो ही रहा है और आपको कुछ पॉजिटिव निकालना ही है तो मैं तो यही पॉजिटिव निकाल सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं।